हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीके जीएस प्रैक्टिस सेट का हमारा भाग दूसरा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट के ऊपर वीडियो दे चुका हूं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर के उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने हाल ही में आपको आपके अधिशासी अधिकारी और साथ ही साथ में दोस्तों आपके अन्य परीक्षाएं, जैसे कि आपके बंदी रक्षक की परीक्षा होने वाली है, तो दोस्तों इन सभी के रिगार्डिंग मैंने आपको हिंदी के भी 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो दोस्तों उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर के उन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं दोस्तों। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत व श्रीलंका के मध्य दोस्तों पाक जल संधि स्थित है। वही दोस्तों देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, हम जल संधि का नाम पाक समझ करके भारत व पाक लगा जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि भारत व श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि स्थित है। यह दोस्तों किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो यह पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, आपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, सभी 8 ग्रहों में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? अब दोस्तों किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है इन चारों ग्रहों में से, आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हमारी जो पृथ्वी ग्रह है दोस्तों, इसका इस ग्रह का हमारा घनत्व सर्वाधिक है। बाकी दोस्तों आपने बृहस्पति से ध्यान में रखना है कि सौर मंडल में सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, और शुक्र से आपने ध्यान में रखना है कि इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जीडीआर पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों जीडीआर पर्वत आप लोगों ने बताना है इन चारों महाद्वीपों में से किस में स्थित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीडीआर पर्वत हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। वही दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि जो जीडीआर पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियस है। अगला प्रश्न है हमारा, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि लैटिट्यूड लाइंस की रेखा जो भी है, लैटिट्यूड लाइन्स दोस्तों, इनकी टोटल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 181 दोस्तों इनकी कुल संख्या है। दोस्तों एक 0 डिग्री लाइन होगी, 0 डिग्री लाइन के ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं हैं, और 0 डिग्री लाइन के नीचे 90 अक्षांश रेखाएं हैं। दोस्तों 90 90 180, और एक लाइन हम लोग 0 डिग्री को काउंट करते हैं तो टोटल हमारी 181 अक्षांश रेखाएं हमको मिलती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 5 महान झील प्रदेश की झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? तो दोस्तों इन चारों झीलों में से आपने बताना है 5 ग्रेट लेक्स। दोस्तों इन चारों में से 5 झीलों को दोस्तों बोला जाता है, इसमें से 4 के नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आपने बताना है दोस्तों इन 5 महान झील प्रदेशों की झीलों में सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपीरियर झील दोस्तों इन 5 महान झील प्रदेशों में सबसे बड़ी झील है। वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है ओंटारियो इन 5 महान झील प्रदेशों में सबसे छोटी झील है। और दोस्तों 5वीं झील अगर आपसे पूछी जाए इन चारों के अलावा तो इरी आपने ध्यान में रखना है। यह पांचों ही झील दोस्तों हमें उत्तरी अमेरिका में मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा कौन सी है? अब दोस्तों विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा कौन सी है, इन चारों में से आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा दोस्तों, जो कि अटलांटिक महासागर की एक जलधारा है। और दोस्तों यह एक गर्म जलधारा है, यह विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा है दोस्तों, और इसी को दोस्तों यूरोप का कंबल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे लंबी जलसंधि कौन सी है? अब दोस्तों इन चारों जलसंधियों में से आपने बताना है कि विश्व की सबसे लंबी जलसंधि कौन सी है। जलसंधि मतलब दोस्तों स्ट्रेट कौन सा है सबसे लंबा, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलक्का जलसंधि दोस्तों विश्व की सबसे लंबी जलसंधि है। यह 3 देश दोस्तों इंडोनेशिया, सिंगापुर व मलेशिया के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? दोस्तों बुशमैन जनजाति का निवास स्थान आप लोगों ने बताना है इन 4 जगहों में से कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुशमैन जनजाति का निवास स्थान दोस्तों कालाहारी मरुस्थल है, जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस द्वीप का प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र परीक्षण केंद्र के रूप में करता है? तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है, पहले तो प्रक्षेपास्त्र का मतलब हो गया मिसाइल, ठीक है। तो आपने बताना है कि भारत अपने मिसाइल परीक्षण केंद्र के रूप में किस एक द्वीप का इन चारों में से प्रयोग करता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हीलर द्वीप दोस्तों, जिसका अन्य नाम अब रख दिया गया है हमारे
पूर्व पूर्व दोस्तों हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद जी के नाम पर को आपने ध्यान में रखना है। तो व्हीलर द्वीप का ही दोस्तों अन्य नाम जो है अब्दुल कलाम द्वीप भी कहा जाता है इसको। उड़ीसा में यह स्थित है और भारत यहाँ से अपने प्रक्षेपास्त्र परीक्षण केंद्र के रूप में इसको इस्तेमाल करता है। अगला प्रश्न हमारा, कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तर भारत व दक्षिण भारत का विभाजन करती है? दोस्तों इन चारों पर्वत श्रेणियों में से आपने बताना है ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंध्याचल पर्वत रेंज। दोस्तों यह उत्तर भारत व दक्षिण भारत का विभाजन करती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों गुडविल शिखर है। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों आप लोगों ने साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी बतानी है इन चारों में से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाईमुदी दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब दोस्तों आपने ध्यान में रखना है इसकी हाइट कितनी है, तो 2696 मीटर इसकी हाइट है। वही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों नीलगिरी पर्वत पर स्थित दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। वही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, 1500 मीटर इसकी हाइट है। अगला प्रश्न हमारा, किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और दोस्तों जिस दर्रे से प्रवेश करती है आपने इन चारों में से उसका नाम बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों भारत में यांगयाब दर्रे के पास से प्रवेश करती है। यह यांगयाब दर्रा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। अगला प्रश्न हमारा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस एक नदी पर स्थित है इन चारों में से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों आप लोग शिव समुद्रम से ही ध्यान में रखेंगे कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना भी शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में स्थापित करी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? यानी कि दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है इन चारों में से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीबी पंत सागर झील यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील दोस्तों, जो कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाई गई है। दोस्तों यह हमारे भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। वही दोस्तों आपने चोलामू झील से ध्यान में रखना है कि भारत की सबसे ऊंचाई में स्थित झील है और यह सिक्किम में स्थित है। वही दोस्तों आपने वुलर झील से ध्यान में रखना है कि यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील दोस्तों भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है? दोस्तों इन चारों परियोजनाओं में से आपने बताना है कि कौन सी एक परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। यह परियोजना दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। वही दोस्तों तुलबुल परियोजना आपने ध्यान रखनी है, झेलम नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है और किशाऊ परियोजना दोस्तों टोन्स नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? दोस्तों आप लोगों ने भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताना है इन चारों में से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, जो कि लद्दाख में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। लगभग दोस्तों 4400 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, आपने ध्यान में रखना है। वही दोस्तों साउथ बटन जो उद्यान है यह हमारे भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और यह अंडमान निकोबार में स्थित है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह हमारे उत्तराखंड में स्थित है, नैनीताल जिले में। और दोस्तों यह आपने ध्यान में रखना है कि यह भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। हैली उद्यान दोस्तों इसका पहले नाम था, यानी कि जब कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1936 में दोस्तों, तो तब इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था। आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी हमारे भारतीय संविधान में। जैसे कि आप सभी जानते होंगे हमारे भारत के मूल संविधान में दोस्तों 8 ही अनुसूचियां थी और दोस्तों वर्तमान में भी 12 अनुसूचियां हैं। तो आपने बताना है दोस्तों कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत दोस्तों 9वीं अनुसूची को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और इस अनुसूची के तहत सरकार को नियम बनाने की अथॉरिटी दी गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? यानी कि दोस्तों हमारे तिरंगे को कब अपनाया था संविधान सभा ने, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
22 जुलाई 1947 को दोस्तों संविधान सभा के द्वारा हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को ही अपनाया था। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे इन चारों में से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार पटेल दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष दोस्तों JL नेहरू थे। और दोस्तों वहीं पर आपने ध्यान में रखना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर और झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न हमारा, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अब दोस्तों सबसे पहले तो आपने ध्यान में रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब करी गई है, कब इसका गठन किया गया है। तो दोस्तों 1953 में यह गठित हुआ है। तो दोस्तों इन चारों में से आपने बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फजल अली दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। इसीलिए दोस्तों इस आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दोस्तों कुल सदस्य संख्या 3 थी। बाकी दोस्तों इनके अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और KM पड्डीकर, और एक सदस्य दोस्तों फजल अली थे और यही इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति के द्वारा पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया था? अब दोस्तों पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किस एक राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, इन चारों में से आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों पॉकेट वीटो क्या होता है कि अगर मान लो कोई कानून दोस्तों लोकसभा से भी पास हो गया है और राज्यसभा से भी पास हो गया है, लेकिन दोस्तों अगर उसे राष्ट्रपति पास नहीं करता है और अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेता है, तो उसकी यह पावर पॉकेट वीटो की पावर कहलाती है। और दोस्तों इन चारों राष्ट्रपति में से आपने बताना है कि किसके द्वारा पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानी जैल सिंह जी के द्वारा दोस्तों पहली बार और दोस्तों अंतिम बार भी उन्हीं के द्वारा हुआ है, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया था। और दोस्तों इन्होंने यह इस्तेमाल भारतीय डाक खाना संशोधन अधिनियम जो कि दोस्तों 1986 में आया था, इसमें दोस्तों इस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न हमारा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उत्पन्न आपातकाल की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अब दोस्तों आपने बताना कि अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उसके लिए दोस्तों आपातकाल की चर्चा यानी कि राज्यों में आपातकाल की चर्चा किस आर्टिकल के तहत करी गई है? यहाँ पर दोस्तों राज्यों में आपातकाल की चर्चा से तात्पर्य है राष्ट्रपति शासन लगने से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 के तहत दोस्तों राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर जो दोस्तों उस राज्य का राज्यपाल होगा वह राष्ट्रपति को दोस्तों वहां खुद का शासन लगाने के लिए बोल सकता है, और दोस्तों उसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? अब दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि संसद की जो ज्वाइंट सेशन होता है, जो संयुक्त बैठक होती है, यह बुलाई किसके द्वारा जाती है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति जी के द्वारा दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाए जाने का एक कारण है, मान लीजिए कि लोकसभा से कोई कानून पास हो गया है मगर राज्यसभा उसको पास नहीं कर रही है और दोस्तों दोनों के बीच में कुछ मतभेद सा हो रहा है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जी दोनों को संयुक्त रूप से बुलाते हैं और दोस्तों इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, आपने ध्यान में रखना है। इसकी चर्चा दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के 108वें आर्टिकल में करी गई है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो दोस्तों आपने बताना है कि कौन सा हमारा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 129 दोस्तों हमारे सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। दोस्तों अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केस हो रखे हैं उन सभी को दोस्तों रिकॉर्ड करके रखा जाएगा भविष्य के लिए, और दोस्तों जितने भी लोअर कोर्ट हैं वह उसी के आधार पर अन्य फैसलों की सुनवाई करेंगे यानी कि उनका फैसला सुनाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, किस संविधान संशोधन के तहत यह जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? अब दोस्तों पहले हमारा क्या था, आर्टिकल 153 में चर्चा करी गई थी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, तो दोस्तों प्रत्येक राज्य को केवल एक ही राज्यपाल हो सकता था, मगर उसके बाद दोस्तों एक संविधान संशोधन करा गया जिसके तहत यह कहा गया कि एक ही व्यक्ति अब 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आपने बताना दोस्तों वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा दोस्तों यह जोड़ा गया था कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा,
विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष होनी चाहिए? तो दोस्तों राज्य विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए आप सभी जानते होंगे कि हमको लगभग 25 वर्ष हमारे होने चाहिए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों लोकसभा और विधानसभा आपने दोनों से ध्यान में रखना है, न्यूनतम आयु सीमा कितनी रहेगी? 25 वर्ष रहेगी। वही दोस्तों राज्यसभा और आपने विधान परिषदों से ध्यान में रखना है कि इसके लिए आपकी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। और वहीं दोस्तों आपको अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना है तो सॉरी दोस्तों अगर आपको राष्ट्रपति के पद पर बैठना है तो दोस्तों इसके लिए आपकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों आपने बताना है कि यूपीएससी की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वर्ष 1926 में दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई थी। और दोस्तों बात करी जाए इसके वर्तमान अध्यक्ष की तो दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस वर्ष निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी ईपीआईसी का प्रयोग प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों आपने बताना है कि पहली बार मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग कब से प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1993 में दोस्तों निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदान जितना भी दोस्तों जिस भी जगह पर मतदान होता था वहां पर कई सारी अनियमितता बरती जाती थी। इसी के कारण से दोस्तों निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 1993 से मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति की सदस्य संख्या कितनी है? अब देखिए दोस्तों आपने सबसे पहले ध्यान में रखना है कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो दोस्तों प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। अब दोस्तों आपने इसकी सदस्य संख्या बतानी है तो आपने ध्यान में रखना है कि इसमें कुल सदस्य संख्या 30 है और दोस्तों यह 30 के 30 सदस्य लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है तो तब दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि लोक लेखा समिति संसद की सबसे पुरानी समिति है। तो दोस्तों लोक लेखा समिति को ही प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। और लोक लेखा समिति में दोस्तों कुल सदस्य संख्या 22 है, जिसमें दोस्तों 15 लोकसभा के सदस्य और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय कितने दिनों के लिए झुका दिया जाता है? अब दोस्तों राष्ट्रीय शोक किस प्रकार का हो सकता है? जैसे कि दोस्तों राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी या फिर प्रधानमंत्री जी का अगर कभी मान लो अकस्मात ही दोस्तों निधन हो जाता है तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, राष्ट्रीय शोक के तौर पर राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर पूर्व राष्ट्रपति या फिर पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति की अगर मृत्यु होती है तो दोस्तों इस कंडीशन में भी राष्ट्रीय ध्वज को दोस्तों 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, संसद की प्रक्रिया के दौरान जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है क्या कहलाते हैं? दोस्तों ऐसे प्रश्न कौन से हैं आप लोगों ने बताना है इन चारों में से कि जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य जो है वह तुरंत सदन में ही चाहता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारांकित प्रश्न। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। आपने ध्यान में रखना है दोस्तों इनमें स्टार लगा रहता है इसलिए इनको तारांकित प्रश्न कहते हैं और दोस्तों इनका उत्तर मौखिक रूप से ही दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 64 के तहत दोस्तों यह कहा गया है कि जो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वह राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। आपने दोस्तों ध्यान में रखना है कि जो उपराष्ट्रपति जी हैं इनको दोस्तों इनके पद का कोई भी वेतन नहीं मिलता है, इनको दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होने का वेतन मिलता है, जो कि यह आर्टिकल 64 के तहत इसकी चर्चा करी गई है। अगला प्रश्न हमारा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया था? अब दोस्तों आपने बताना है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस एक गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग के समय दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। वैसे दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पूरी तरीके से लागू करने की कंडीशन में आ गया था लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इसकी रूपरेखा पूरी तैयार हो गई थी, मगर दोस्तों यह पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में 1956 में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, केसरी व मराठा पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? अब दोस्तों आपने बताना है कि केसरी और मराठा पत्रिकाओं के संपादक कौन थे इन चारों व्यक्तियों में से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकमान्य तिलक यानी कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक दोस्तों केसरी व मराठा पत्रिकाओं के संपादक थे। आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि जो केसरी पत्रिका थी इनकी, इसकी भाषा दोस्तों मराठी थी और जो दोस्तों मराठा पत्रिका थी इनकी, इसकी भाषा दोस्तों अंग्रेजी थी। आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब व कहाँ गाया गया था?
अब दोस्तों आपने बताना है कि पहली बार हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो कब गाया गया था और कहाँ गाया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वही दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन कब गाया गया था। तो दोस्तों 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी गई थी। अब दोस्तों आपने बताना है कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी गई थी। सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी किसके द्वारा गई है। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई है। अब दोस्तों आपने बताना है कि यह स्थापना कब करी गई है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मई 1939 को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, पहले, दूसरे, तीसरे या फिर किसी में भी नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी के द्वारा दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। और दोस्तों वर्ष 1931 में दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और इसी में दोस्तों महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता के द्वारा भाग लिया गया था। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। दोस्तों आपने बताना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। वैसे दोस्तों आप सभी जानते होंगे पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जो कि दोस्तों 1526 में लड़ा गया था और इसमें बाबर विजयी रहा था। आपने दोस्तों ध्यान रखना है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर व हेमू के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1556 में दोस्तों यह पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें दोस्तों अकबर विजयी रहा था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अष्टाध्यायी जो कि दोस्तों संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है के लेखक कौन है। अब दोस्तों इस आपने बताना कि अष्टाध्यायी पुस्तक के कौन लेखक हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाणिनि दोस्तों अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं। वहीं दोस्तों आपने ध्यान रखना है कलहड़ से कि राजतरंगिणी दोस्तों कलहड़ की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल निम्न में से कौन सा है। अब दोस्तों आपने बताना है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी जो पुरास्थल है, सबसे जो पश्चिमी शहर है वह कौन सा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुतका गैंडोर दोस्तों सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल है जो कि दोस्तों दाश्क नदी के किनारे स्थित है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सबसे पूर्वी पुरास्थल कौन सा है तो दोस्तों आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल है जो कि दोस्तों हिंडन नदी के किनारे स्थित है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सबसे उत्तरी पुरास्थल कौन सा है तो दोस्तों मांदा सबसे उत्तरी पुरास्थल है जो कि दोस्तों चिनाब नदी के तट पर स्थित है। और वहीं दोस्तों सबसे दक्षिणी जो पुरास्थल है वह दाइमाबाद है जो कि दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, सरस्वती, सिंधु, गंगा या फिर यमुना। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरस्वती नदी को दोस्तों ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे पवित्र नदी माना गया है। वही दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि सिंधु के बारे में चर्चा दोस्तों सबसे ज़्यादा करी गई है ऋग्वेद में। वही दोस्तों यमुना नदी की 3 बार चर्चा मिलती है हमें ऋग्वेद में और गंगा नदी की केवल दोस्तों 1 ही बार हमें ऋग्वेद में चर्चा मिलती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन हुए थे। दोस्तों आपने बताना है कि जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे इन चारों में से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महावीर स्वामी दोस्तों जिनका बचपन का नाम वर्धमान था। दोस्तों महावीर जो स्वामी हैं यह दोस्तों जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर हुए थे। बात करी जाए दोस्तों इनके प्रतीक चिन्ह की तो सिंह, दोस्तों जो सिंह होता है शेर, यानी कि दोस्तों इनके 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो दोस्तों ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व इसके संस्थापक थे और दोस्तों इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। अब दोस्तों आपने बताना है कि 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस समय किया गया था इन चारों डेट में से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 19 जुलाई 1969 को दोस्तों 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था तो दोस्तों 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वही दोस्तों 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, नाबार्ड जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट,
इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाबार्ड की स्थापना दोस्तों वर्ष 1982 में हुई थी। और दोस्तों यह ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते थे। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर एम.एस. स्वामीनाथन जी जाने जाते थे। भारत में दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के आसपास हुई थी। और वहीं दोस्तों जो एम.एस. स्वामीनाथन है, आपने इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि दोस्तों अभी इनका हाल ही में निधन हो रखा है। तो दोस्तों अभी हाईलाइटेड है, प्रश्न बनने के आपके चांस हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर एम.एस. स्वामीनाथन जी को जाना जाता है। वहीं दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक के तौर पर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण कौन करता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि लागत व मूल्य आयोग दोस्तों भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का निर्धारण करता है। वही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में एमएसपी किस वर्ष से लागू हुआ है, तो दोस्तों वर्ष 1966 से 67 के वित्तीय वर्ष से यह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी लागू हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सरकार द्वारा कब अधिसूचित किया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 सितंबर 2013 को दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके तहत दोस्तों ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना इसकी प्राथमिकता रहती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा की शुरुआत कब करी गई थी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 2 फरवरी 2006 को दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की दोस्तों शुरुआत करी गई थी। वही दोस्तों इस नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, वर्ष 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों आपने बताना है, ये आपके करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोनों ही आपके करंट के क्वेश्चन अंत में आपके 49 और 50 जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह दोनों ही आपके करंट के क्वेश्चन रहेंगे। आपने बताना दोस्तों कि वर्ष 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वहीदा रहमान जी को दोस्तों वर्ष 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार या सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है, इसके तहत दोस्तों 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, एक स्वर्ण कमल और एक शॉल गिफ्ट किया जाता है। वहीं दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि वर्ष 2022 में यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख जी को दिया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों और आज का अंतिम प्रश्न हमारा, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया है। अब दोस्तों महिला आरक्षण बिल के ऊपर आपको एक अलग से वीडियो मिलेगा जिसमें दोस्तों मैं आपको आराम से और भली भांति आपको समझाऊंगा कि महिला आरक्षण बिल किस प्रकार से काम करेगा, क्या क्या दोस्तों इसके क्यों इसको लेकर के आया गया है। तो दोस्तों अभी आपने बताना है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस एक नाम से पेश किया गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से दोस्तों लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है। वहीं दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि ये जो महिला आरक्षण बिल यह है किस लिए। तो दोस्तों यह लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान करता है, यानी कि 33% सीटों का आरक्षण प्रदान करेगा। और दोस्तों नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको नाम दिया गया है और 128वें संविधान संशोधन के तहत यह पेश किया गया है। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर आपकी किसी प्रकार की कोई राय है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और आपका दोस्तों जो भी इसमें स्कोर बन रहा होगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बाकी दोस्तों अगर आप लोगों को कोई वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी दोस्तों आपको आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।